नेक्स्ट डिवीजन इन प्रोटिस्ट इज पायरोफाइटा। पायरोफाइटा किसका ग्रुप है? पायरोफाइटा ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स का। ये ग्रुप डायनोफाइसी क्लास के नाम से भी जाना जाता है। जो आज की डेट में मुख्य टर्मिनोलॉजी है वो यूज की जाती है डिवीजन पायरोफाइटा। पुराना टर्म जब ये एल्गी में रखे जाते थे तब इनको बोलते थे डायनोफाइसी क्लास, डायनोफाइसी के मेंबर्स। और एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है डायनोफ्लैजिलेट्स। प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ाते हुए एनसीईआरटी ने डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम से रिप्रेजेंट किया है। मीनिंग पहचानेंगे क्लियरली क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है एनसीईआरटी, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे लिखा कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स है तो यहां पर जो डाई वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? टू। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है इसका मतलब इनमें प्रेजेंट है दो फ्लैजिला। प्रोनाउंसिएशन में कई लोग डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, कई लोग डीनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यू कॉल इट डायनोफ्लैजिलेट्स और डीनोफ्लैजिलेट्स, इट इज सेम। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स या डीनोफ्लैजिलेट्स हैं इनमें नाम से ही पता चल रहा है कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला के संदर्भ में ही नाम रखा गया है ग्रुप का कि ये जो डीनोफ्लैजिलेट्स ग्रुप है उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब इनका पाए जाने का स्थान कहां पर है? ये मुख्य रूप से मैरीन है। मैरीन है मतलब मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं सी में या ओशंस में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है, अगेन ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ये कहां पर पाए जा रहे हैं और अपना भोजन खुद तैयार कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक है। जब पिछले केस में हमने डायटम्स के बारे में डिस्कस किया था वो भी मुख्य रूप से समुद्र में पाए गए थे और वो भी फोटोसिंथेटिक थे। तो ये भी एक ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का जो मुख्य रूप से समुद्र में पाया जाता है। लेकिन डायटम ज्यादा पाए जाते हैं, उनके पाए जाने की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, ये उससे कम पाए जाते हैं। फिर अगेन एनसीईआरटी का पॉइंट, इनका कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। बहुत सारे कलर लिख दिया एनसीईआरटी ने, कहता है ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, अलग अलग वैरायटी के कलर मेंशन कर दिए यहां पर। येलो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये इतनी वैरायटी कैसे आ रही है? इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है उनके अंतर से आ रही है। थोड़ा थोड़ा अंतर भी पिगमेंट की वैरायटी या अमाउंट में आ जाएगा तो उस कारण से कलर में डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो आपको ध्यान करना है कि यहां पर थोड़ा सा चालाकी वाला, धोखा देने वाला सवाल बन सकता है। पहले ही याद रखेंगे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड जैसा कुछ भी कलर यहां पर खूब वैरायटी अपीयर हो जा रही है इन केस में, इन डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में। फिर उसके बाद हमने कहा पिगमेंट के कारण अंतर आया। आप याद करेंगे कि डायटम्स के ग्रुप में भी आपने देखा था, वहां पर भी प्रेजेंट था कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल ए। उसके साथ प्रेजेंट था क्लोरोफिल सी। ये दो मुख्य वैरायटी यहां पर भी है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है पिगमेंट्स की, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का टाइप यहां बदल गया। यहां जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है वो है डायनोज़ैंथिन। डायनोफ्लैजिलेट से ही बना हुआ टर्म डायनोज़ैंथिन। अगेन कंपेयर करूंगा, कंपैरिजन पर ही सवाल बनते हैं। वहां पर आपने पढ़ा था डायटम्स में फ्यूकोज़ैंथिन या डायटोज़ैंथिन। अब यहां आ गया क्या? डायनोज़ैंथिन। टर्म आसान है एकदम, डायनोफ्लैजिलेट से बना हुआ ही टर्म है डायनोज़ैंथिन। एकदम आसानी से सवाल बनेगा। इनके अमाउंट में वेरिएशन आ जाने से ही थोड़ा थोड़ा अंतर कलर में आ जाएगा। जो मेन क्वेश्चन मेरी नजर से है वो क्लोरोफिल सी है। क्लोरोफिल ए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सारे ग्रुप में पाया जाएगा। जो भी फोटोसिंथेटिक होंगे प्रोटिस्ट, जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, हायर प्लांट है, ये तो मिलेगा पक्का। तो इसमें तो समस्या नहीं आएगी, धीरे धीरे पहचान जाओगे कि ये तो पक्का मिलेगा जी। तो जहां वेरिएशन आएगा वो उस पर ध्यान देना है और वो पॉइंट है क्लोरोफिल सी का। यहां तक क्वेश्चन के पूछने के चांस ही कम है और अगर पूछा भी तो आसानी से बन जाएगा। नाम ही रिलेट कर रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स में डायनोज़ैंथिन बनेगा आसानी से क्वेश्चन। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करता है।
एनसीईआरटी कहता है कि इनके सरफेस पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, जिसके कारण इनका जो स्ट्रक्चर है वो आर्मर्ड नजर आता है। आर्मर्ड क्वेश्चन बनने की हाई प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी ने भी यूज किया है। आर्मर्ड शब्द का अर्थ है कि इनके ऊपर एक कवच जैसी कवरिंग नजर आती है, जैसे इन्होंने कोई सुरक्षा कवच पहना हुआ हो, उसको बोलते हैं कि ये आर्मर्ड है। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू स्टिफ, एनसीईआरटी का वर्ड स्टिफ मतलब रिजिड प्लेट्स में बटी हुई है। एनसीईआरटी ने थ्योरी लिखकर ये पॉइंट छोड़ दिया, हम इसको डायग्राम से भी पहचानेंगे। कैसे? यहां पर ये मैंने स्ट्रक्चर लिया एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक डायनोफ्लैजिलेट का अपीयरेंस है। इस डायनोफ्लैजिलेट के अपीयरेंस में आप देखेंगे इसकी सतह पर, इसके सरफेस पर बाहर जो है वो सामान्य प्लेन सरफेस नहीं है, बाहर की सतह टुकड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। ये जो टुकड़े हैं यही क्या है, इसकी प्लेट्स हैं, और इन्हीं प्लेट्स के कारण ऐसा लगता है जैसे सुरक्षा के लिए इसने बाहर सरफेस पर एक्स्ट्रा प्लेट डेवलप कर रखी हो, और इसी कारण से इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या नजर आता है। यहाँ प्लेट्स पर मेंशन किया मैंने, इन प्लेट्स के कारण ही स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है, आर्मर्ड। ऐसा नजर आता है जैसे इसने कोई कवच धारण किया हुआ हो। प्लेट्स, ये डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है, इन प्लेट्स के कारण। अगर आप देखेंगे कैसे कंपैरिजन होगा, कई पेड़ में आप क्या देखते हैं कि पेड़ का जो बार्क होता है, बाहर की जो छाल होती है, वो प्लेन सरफेस होने के बजाय छाल बाहर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी रहती है, और बाहर से देखने से ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर बाहर बहुत हार्ड कवरिंग हो। क्या वो गड्ढे अंदर तक पेड़ को डिवाइड कर रहे हैं? ना, थोड़ी ही गहराई तक वो गड्ढे जा रहे हैं, अंदर तक उसमें डिवीजन नहीं है। इसी प्रकार से इन डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में बाहर पर सतह पर देखने से ऐसा लगता है जैसे ये कुछ लाइन बनी हुई है, और इन लाइन के माध्यम से इनकी सतह डिवाइडेड है। क्या ये गड्ढे जो लाइन बनी हुई हैं, जिनको हम स्यूचर्स भी बोलते हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं या स्यूचर्स बने हुए हैं, ये पूरी अंदर तक गहराई तक नहीं होते, बाहर बाहर सरफेस पर थोड़ी गहराई तक होते हैं, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि बाहर ये प्लेट अलग अलग टुकड़ों में रखी हुई हैं। अंदर फिर ये जो सेल वॉल है ये आपस में पूरी जुड़ी हुई होती है। ये जो प्लेट्स हैं ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है सेल वॉल का, ये सेल वॉल का ही पार्ट है ये प्लेट्स। अब हमने कहा कि इनमें दो फ्लैजिला हैं, यहां डायग्राम से फिर शो किया, दो फ्लैजिला हैं। एक फ्लैजिला आपको नजर आएगा ये लॉन्गिट्यूडनल नीचे इस लाइट ग्रीन कलर के अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, और एक ये हॉरिजॉन्टली रन करता हुआ नजर आएगा फ्लैजिला। तो ये जो हॉरिजॉन्टली फ्लैजिला रन कर रहा है यहां पर, इसको एनसीईआरटी कहता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला है। ट्रांसवर्स कहने का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, और कहता है कि ये एक फरो के अंदर रन करता है, एक फरो बनी हुई है, मतलब एक खांच बनी हुई है इन प्लेट्स के बीच में, एक पतला सा गड्ढा बना हुआ है, उस पतले से गड्ढे के अंदर ये फ्लैजिला ऐसे रन करता है, मतलब इस प्रकार से ऐसे बॉडी के बीच में रन करके और एक तरफ जाके लटक रहा है ये फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। यहाँ पर एक खांच, एक गड्ढा बना हुआ है, लाइन बनी हुई है, और उसके अंदर से फ्लैजिला रन करता हुआ जा रहा है। और दूसरा फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल है। दो अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला होने के कारण ये कहलाते हैं हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। इंपॉर्टेंट टर्म, हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला इफ प्रेजेंट दे आर कॉल्ड हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। टर्म याद करना है, यदि दो अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला प्रेजेंट हो ऑर्गेनिज्म में तो ये कहलाएंगे हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट एक्सप्लेन किए, ये दोनों पॉइंट अगेन एनसीईआरटी के,
लैंग्वेज एनसीईआरटी की, वो उसी पर कमांड बनानी है हमें कि ये एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया उसने अपीयरेंस के बारे में बात की थी, लेकिन हमने कहा बिना डायग्राम के बात की थी और उससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। तो एटलीस्ट जो बच्चा पहली बार देख रहा पहचान रहा उसको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार का अपीयरेंस होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का, और इनमें एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सली रन करता है और दूसरा फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली रन करता है। मतलब इस प्रकार की स्थिति है कि अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो एक फ्लैजिला तो यहां से ट्रांसवर्सली रन कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टली रन करते हुए साइड से जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों फ्लैजिला की मूवमेंट से ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे घूमता है, स्पिनिंग मूवमेंट आती है, स्पिनिंग मूवमेंट आती है इन फ्लैजिला की सहायता से। वही अगले पॉइंट में बताया, ड्यू टू दीज टू फ्लैजिला दे शो स्पिनिंग मूवमेंट। इन दो फ्लैजिला के प्रभाव के कारण, इनकी एक्टिविटी के कारण इनमें मूवमेंट आती है, स्पिनिंग मूवमेंट, गोल गोल घूमने की मूवमेंट प्रेजेंट होती है। फिर एक पॉइंट जो लगातार मैं 2 क्लास से एक्सप्लेन करता आ रहा हूं वो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला। डायनोफ्लैजिलेट्स किस कैटेगरी में आते हैं? ये हैप्लॉइड है, याद करो, फिर कंपैरिजन करूंगा। डायटम्स क्या थे? डिप्लॉइड। डायटम्स डिप्लॉइड थे, जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है? हैप्लॉइड है। जिसमें क्रोमोसोम के डबल सेट हो वो डिप्लॉइड, और जिसमें क्रोमोसोम्स का एक ही सेट हो वो हैप्लॉइड। मैं एक क्रोमोसोम नहीं बोल रहा हूं, एक सेट, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 3 की एक कॉपी। कोई क्रोमोसोम डबल कॉपी में नहीं है, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब हम कहते हैं सिंगल सेट, तो सिंगल सेट शब्द का जो अर्थ बनता है वो अर्थ बनता है सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। यह मीनिंग 2 बार 3 बार लगातार बता चुका हूं। हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी, हर बार ह्यूमन का एग्जांपल लिया है। हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम पेयर हैं, तो जब हम कहते हैं पेयर है तो सेट डबल हो गया। हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स, मतलब सेट डबल हो गया, तो हम डिप्लॉइड हैं। जबकि जो हमारे गैमेट होते हैं, स्पर्म है, ओवम है, वो हैप्लॉइड है। यहां क्या है? यहां ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है। इट मींस, पीछे के पॉइंट को कोरिलेट करो, जाइगोट को मियोसिस करनी पड़ेगी तभी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड बनेगा। तो इन ऑर्गेनिजम्स में पहले ही बता चुका हूं कि यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जाइगोट को ही मियोसिस करनी पड़ेगी। अब यहां पर फिर अगला पॉइंट क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले 2 क्रिटिकल पॉइंट। पहले भी नाम ले चुका हूं, हिस्टोन प्रोटीन्स का। हिस्टोन प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं और डीएनए के साथ एसोसिएट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन। क्या डायनोफ्लैजिलेट में यूकैरियोट के फीचर हैं? यस। सबसे बड़ी पहचान ये लिखा, न्यूक्लियस। ये फीचर किसका है? यूकैरियोट का। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी तो क्या थे? प्रोकैरियोट। कहां रखकर आए थे आप उसको? मोनेरा में। जबकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यस, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ जुड़ने के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना किससे मैच कर रहा है? प्रोकैरियोट से। इट मींस न्यूक्लियस के अंदर ही एक फीचर किसका आ गया? प्रोकैरियोट का। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना किसका फीचर आ गया? यूकैरियोट का। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये ना तो स्पष्ट रूप से यूकैरियोटिक फीचर दिखा रहे हैं और ना स्पष्ट रूप से प्रोकैरियोटिक।
absence of histone protein is a feature similar to prokaryotes. Presence of nuclear membrane or nucleus is a feature similar to eukaryote. तो इनको बीच में रख दिया और नई कैटेगरी बना दी मीजोकैरियोट्स। बीच में रख दिया और नई कैटेगरी क्या बना दी इन फीचर्स के आधार पर? मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट कोई बहुत वेल नोन ग्रुप नहीं है, अच्छे क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। मीजोकैरियोट के हिसाब से कोई अलग किंगडम भी नहीं है, मतलब ये प्रोटिस्टा के ही मेंबर है, क्योंकि बहुत इतना कोई बड़ा ग्रुप नहीं है कि उसके लिए किंगडम बना दें। तो इसलिए यहां पर यह ध्यान रहे कि प्रोटिस्टा में ऐसे भी मेंबर हैं जो वेल डिफाइंड यूकैरियोट नहीं है। आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा विच आर नॉट वेल डिफाइंड यूकैरियोट्स। क्यों पूछ रहा है ऐसा? क्योंकि लगातार आप शुरू से ही कहते आए हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। बच्चे को याद हो जाता है जी यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब यहां आकर कोई स्टूडेंट से सवाल करने लगे कि वो मेंबर बताओ जो कि वेल डिफाइंड यूकैरियोट नहीं है, तो बच्चा सोचता है अरे तब से तो बताया था कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट यूनिसेलुलर यूकैरियोट, आज कह रहे हैं कि वो बताओ जो वेल डिफाइंड यूकैरियोट नहीं है। मतलब उसमें यूकैरियोटिक फीचर है तो, लेकिन सारे नहीं है। इस कारण से ग्रुप का नाम क्या आ गया? मीजोकैरियोट। खूब ध्यान से पहचान लेना, बढ़िया क्वालिटी का ये क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है डिस्कशन में स्ट्रक्चर के बाद इनके रिप्रोडक्शन का। वही पुराने पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन से डिवीजन होगा तो यहां पर और छोटे से टेक्निकल पॉइंट आएंगे। जब यूकैरियोटिक सेल में, सामान्य यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, लेकिन यहां क्रोमोसोम बनाने के लिए, डीएनए के साथ जुड़ने के लिए हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां कंडेंस्ड क्रोमोसोम बनेंगे ही नहीं। जो आप पढ़ते हैं सेल डिवीजन में कि मोटे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं मेटाफेज वगैरह में, वो प्रोसेस यहां नहीं होगा। मतलब एक वेल डिफाइंड माइटोटिक प्रोसेस यहां चलता ही नहीं है। ये कारण लिखा है। सेल डिवीजन के चैप्टर में भी काम आता है, वहां जाकर भी सवाल बनता है कि वो ग्रुप बताओ यूकैरियोट का जिसमें स्पष्ट रूप से अपीयर होने वाले क्रोमोसोम डिवीजन के समय दिखाई ना देते हो। फिर आंसर यही पहुंचता है जी मीजोकैरियोट के ग्रुप का, डायनोफ्लैजिलेट्स का। कारण भी बार बार बोल रहा हूं कि डीएनए के साथ एसोसिएट होने वाले स्पेशल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से डीएनए कंडेंस होकर, इकट्ठा होकर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है। उन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहीं से डीएनए के कंडेंसेशन से इकट्ठा होके, रैप होके थिक क्रोमोसोम अपीयर होते हैं डिवीजन के समय। वो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बिना कंडेंसेशन के ही डिवीजन हो जाएगा। एक प्रिमिटिव टाइप का फीचर हो गया ये। यूकैरियोट में जो डिवीजन होता है सेल का, उसमें क्रोमोसोम का थिक अपीयरेंस आता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है क्योंकि उसके पास भी हिस्टोन नहीं है। तो लगातार बोल रहा हूं कि हिस्टोन प्रोटीन की एब्सेंस, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स का अपीयर ना होना, ये इसको किससे मैच करा रहे हैं? प्रोकैरियोट से मैच करा रहे हैं। लेकिन क्या सारे फीचर प्रोकैरियोट के हैं? ना, सारे फीचर प्रोकैरियोट के नहीं है। इसीलिए हमने ग्रुप बना दिया, कैटेगरी बना दी, छोटी एक कैटेगरी मीजोकैरियोट की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैरायटी ऑफ स्पोर के माध्यम से होता है, उसकी यहाँ कोई बहुत बड़ी आवश्यकता हमारी नहीं है, कोई ऐसा डिटेल क्वेश्चन नहीं बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगेमी, फुल डिटेल पहले ही दे चुका हूं, जिसमें ऐसे गैमेट्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफर करते हैं और वो अपीयरेंस में अलग अलग प्रकार के गैमेट होते हैं, पर दोनों में मोटिलिटी बताई थी।
और मैंने कहा लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक। मतलब जो मेजर पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड है, वही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही कैसा बताया है, हैप्लॉइड है। ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक कहलाएगी। अब यहां पर ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट में भी अगेन यही आपके मेन काम का पॉइंट आता है। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारे डिस्कशन में, हमने कहा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसका कुछ हिस्सा एनसीईआरटी ने भी लिया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में हमने यहां पर क्या पॉइंट यहां पर पहले प्लेस किया, एक तो एग्जाम्पल आ गई है, दोनों प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, नॉक्टिल्यूका एंड गोनेलेक्स। नॉक्टिल्यूका एंड गोनेलेक्स ऐसे मेन एग्जाम्पल्स हैं जिनका अक्सर नाम के साथ उपयोग होगा डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट तो कॉमन टर्म हो गया, उन डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के नाम दो मेन एग्जाम्पल लिए हैं, इनसे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, ये इनसे कवर हो जाता है। नॉक्टिल्यूका, गोनेलेक्स, इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण ये रात में अंधेरे में चमकते हैं, और अंधेरे में जो इनमें चमक आती है उसके कारण ये कहलाता है, इनमें प्रॉपर्टी किसकी, बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब अपने बायोलॉजिकल कंपोनेंट के कारण ये चमक शो करते हैं, ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द कंप्लीट टर्म इज रेफर्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस टर्म कहलाता है। बायो टर्म क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट के कारण हो रहा है। प्रोटीन है ल्यूसीफेरिन, ये सवाल बन सकता है, एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन बढ़िया सवाल है। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहले भी बायोल्यूमिनेसेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण ये चमक पाई जाती है जिससे अंधेरे में चमकते हैं, और इसलिए ये फायर एल्गी भी कहलाते हैं। अब मेरे एल्गी लिखते ही आप वही पॉइंट रेज कर सकते हैं, पर मैं लगातार पहले से समझाता आ रहा हूं कि जब किंगडम प्रोटिस्टा नहीं था तब ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के साथ एल्गी में रखे जाते थे, वहीं से पुराना टर्म चला आ रहा एल्गी। फायर किस लिए, चमक आ रही है, इनमें बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे आग लग गई है, बहुत सारी चमक एक साथ इकट्ठी हो जाती है, इस कारण से क्या नाम आ गया, फायर एल्गी। तो सब जुड़ी हुई चीजें हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, रात में चमक आ रही है, इस कारण से फायर एल्गी कहला रहे। और कोई बहुत बढ़िया एग्जामिनर होगा तो इधर जाएगा कि कारण बताओ, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन नाम याद रखना है। फिर उसके बाद पॉइंट आ गया एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी ने पॉइंट नहीं दिया था ऊपर वाला, ये एनसीईआरटी का पॉइंट आ गया। एनसीईआरटी भी समझाता है कि समुद्र में अगर सुटेबल कंडीशन मिल जाए तो कई सारे डायनोफ्लैजिलेट्स, अगेन एनसीईआरटी ने नाम लिया गोनेलेक्स का, इनकी हाई रेट से ग्रोथ हो जाती है और इनके अपने पिगमेंट के कारण समुद्र रेड नजर आने लगता है कुछ समय के लिए, और ये कहलाता है रेड टाइड। क्या कहलाता है, रेड टाइड। यहां संभल के चलना है। क्वेश्चन संभल के चलना है। क्यों, दो अलग अलग सवाल हैं। एक है रेड सी और एक है रेड टाइड। इतने क्लोज हैं, है तो ये भी समुद्र से संबंधित ही, पर सवाल अलग है। रेड सी एक समुद्र का नाम है जो लगातार रेड अपीयर हो रहा है, और उसका कारण एक अलग दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ट्राइकोडेस्मियम। रेड टाइड अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और रेड टाइड का आंसर बनता है गोनेलेक्स। तो रेड सी अलग क्वेश्चन है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग सवाल हैं, अलग ही रखना है। इफ somebody asks you the reason for red sea,
आंसर इज ट्राइकोडेस्मियम। रेड टाइड, आंसर इज गोनोलैक्स। क्वेश्चन अलग अलग है। लगातार किसी समुद्र को, रेड सी को, और वो भी हर समुद्र नहीं है, रेड सी एक पर्टिकुलर समुद्र का नाम है, उसको रेड अपीयरेंस देने का कारण ट्राइकोडेस्मियम की ग्रोथ। किसी सामान्य समुद्र में कुछ समय के लिए रेडिश अपीयरेंस आने का कारण गोनोलैक्स, एंड दैट इज नॉट रेफर्ड एज रेड सी। कंप्लीट समुद्र नहीं हुआ लाल, कुछ हिस्सा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड टाइड। क्या नाम देना है? रेड टाइड। वही आंसर देना है जो पूछा है, मिक्स नहीं करना है। फिर इसके बाद अगला केस आता है यहां पर, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोनोलैक्स रिलीजेस अ न्यूरोटॉक्सिन, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव करने वाला एक न्यूरोटॉक्सिन गोनोलैक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, और यह न्यूरोटॉक्सिन कहलाता है सेक्सेटॉक्सिन। हाँ, नाम है टॉक्सिन का, सेक्सेटॉक्सिन कहलाता है ये जो न्यूरोटॉक्सिन है सेक्सेटॉक्सिन, अगर फिशेस की बॉडी में जाएगा तो उसमें एडवर्स इफेक्ट डालेगा, उससे फिशेस की डेथ भी हो सकती है, ये फिशेस में पॉइजनिंग कॉज करेगा। और अगर ह्यूमन बींग्स ने ऐसी फिशेस को कंज्यूम किया तो ह्यूमंस में भी ये पैरालिसिस कॉज कर सकता है। जो सेक्सेटॉक्सिन है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला एक टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन फिशेस और ह्यूमंस दोनों पर प्रभाव रख रहा है। किसके माध्यम से आया ह्यूमंस में? थ्रू फूड चेन। और एक दिन तो आएगा नहीं, भोजन तो रोज खा रहे हैं, और भोजन रोज खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आकर बॉडी में इकट्ठा हो सकता है और बाद में एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। मतलब क्वेश्चन में एक्यूमुलेशन शब्द का भी उपयोग मिल सकता है, इससे भी आपका वास्ता पड़ सकता है। अब आपको क्या क्या मेन पॉइंट याद कर दें। डायनोफ्लैजिलेट्स में नाम डायनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफ्लैजिलेट्स, कितने फ्लैजिला? 2 अलग अलग प्रकार के। टर्म बताया था हेट्रोकोन्ट, क्या टर्म बताया? हेट्रोकोन्ट। फिर इसके बाद मूवमेंट भी बताई, स्पिनिंग मूवमेंट, कम चांस है पूछने के। बार बार सतर्क कर रहा हूं, आर्मर्ड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आ सकता है। आर्मर्ड किसके कारण? प्लेट्स के कारण। बाहर जो प्लेट्स बनी हुई है सेल वॉल टुकड़ों में टूटा हुआ नजर आता है, उसके कारण ये कवच जैसा स्ट्रक्चर लगता है आर्मर्ड प्लेट। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल है, दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स है, उस खांच में से, उस गड्ढे में से रन करता हुआ साइड में फिर नीचे लटकता हुआ दिखाई देगा दूसरा फ्लैजिला। फिर इसके बाद और अतिरिक्त सवाल में डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने कहा कलर, एनसीईआरटी ने खूब सारे कह दिए। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट है, कमांड रखनी है एकदम। येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। किसके कारण? पिगमेंट वेरिएशन। ए सब में होगा जी मेन आंसर क्लोरोफिल सी। फिर उसके बाद नाम से आ जाएगा कि यहाँ पर डेनोजेंथिन प्रेजेंट होगा, एक और पिगमेंट का नाम आ गया, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। फिर इसके अतिरिक्त जो आपसे और सवाल बन सकते हैं, रेड टाइड एनसीईआरटी का दिया हुआ पॉइंट है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, उसको याद रखना है। उससे एक्स्ट्रा जाएगा तो ये हमने सेक्सेटॉक्सिन का पॉइंट लिया, जिससे हमारी डायनोफ्लैजिलेट्स की जो स्टोरी है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे से इसको हमें रिवाइज करना है ताकि उस हिस्से में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा बनना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप इन प्रोटिस्टा आर यूग्लिनॉइड्स, जो डिवीजन के नाम से यूग्लिनोफाइटा भी कहलाता है। यूग्लिनोफाइटा बोले या यूग्लिनॉइड्स, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ जानकारी दी है एक पैराग्राफ में और बिना डायग्राम के दी है। अगेन थोड़ी जानकारी हम एनसीईआरटी की भी यूज करेंगे, डायग्राम वगैरह से उसको पहचानेंगे, तभी दिमाग में उसका करेक्ट जो इंप्रेशन है वो बनता है, उसी से इंफॉर्मेशन याद रह पाएगी। ये जो नाम आया है यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिनोफाइटा, ये एक मुख्य मेंबर के नाम से आया है, जो आपने पहले भी कहीं ना कहीं लोअर क्लास में पढ़ा है, यूग्लिना, वहीं से ये नाम आया है। प्रोटिस्ट है तो सीधी सी बात है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो रहेंगे, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, उसी का एक डिवीजन है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आता है, सबसे पहले एनसीईआरटी समझाता है कि पहले इनको रखा गया प्लांट किंगडम में कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, किस आधार पर? क्योंकि इनमें एबिलिटी है किसकी? फोटोसिंथेसिस की।
युग्लिना और उसके ग्रुप में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है। प्लांट जैसी प्रॉपर्टी फोटोसिंथेसिस की भी है, और अगर लाइट अवेलेबल ना हो तो ऐसी स्थिति में ये एनिमल की तरह खाना खा सकते हैं, एनगल्फ कर सकते हैं फूड को, निगल के खाने को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहां पर कहा बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की एब्सेंस के कारण और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन के कारण इनको किस में रख दिया कुछ साइंटिस्ट ने, एनिमल किंगडम। मैंने कहा एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कैसा, भोजन को एनगल्फ करने की, निगल के खाने की और सेल के अंदर डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटी है, इसके कारण। इसका मतलब आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी प्लांट की, कौन सी प्रॉपर्टी, फोटोसिंथेसिस। लेकिन करेगा तो तभी ना फोटोसिंथेसिस जब लाइट होगी। अगर लाइट नहीं है तो क्या ये एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन दिखा देगा? बिल्कुल। और क्या प्रॉपर्टी है इसमें एनिमल के जैसी? सेल वॉल नहीं है। एनिमल के जैसी एक प्रॉपर्टी आई है कि सेल वॉल नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट को तुरंत पकड़ना है। कुछ प्लांट के जैसी प्रॉपर्टी और कुछ एनिमल के जैसी प्रॉपर्टी। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको शुरू में प्लांट किंगडम में रखा, कुछ ने एनिमल किंगडम में रखा, जब तक प्रोटिस्टा नहीं था। जब प्रोटिस्टा किंगडम बन गया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए, तो इसका किंगडम डिसाइड हो गया। कहां पर आ गया? ये किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया और डिवीजन यूग्लिनोफाइटा का मेंबर है, जिसके नाम से ये डिवीजन आगे चल रहा है। अगला पॉइंट यहां पर आया जो मैंने आपको समझाया, कहा कि अब इसको किस में रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। कारण पहले, सबसे पहले बोल दिया, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वाली कहानी चल रही है, इस कारण से किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। जब लाइट अवेलेबल होती है तो इनका बिहेवियर कैसा है? फोटोसिंथेटिक। और अगर लाइट एब्सेंट है तब इनका बिहेवियर कैसा है? हेट्रोट्रॉफ। छोटे मोटे माइक्रोब्स वगैरह जो इधर उधर हैं उनका प्रीडेशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पहचाननी है कि क्या एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है, किस तरीके से क्या लिखता है। यहां पर ये एनसीईआरटी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि ये प्रीडेशन कर रहे हैं। बहुत छोटा सा माइक्रोब होगा, ये भी तो सिंगल सेल का ही है। तो क्वेश्चन में देखकर कई बार बच्चे को ये लगता है अच्छा इसके लिए प्रीडेशन शब्द उपयोग करें कि नहीं करें। बिल्कुल कर लेंगे। अगर किसी दूसरे माइक्रोब को इसने खा लिया, छोटे ऑर्गेनिजम्स को, तो ये प्रीडेशन भी आ गया। इसका मतलब आप देख लो, दोनों बिहेवियर हो गए। लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर, लाइट अवेलेबल नहीं है तो हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर, प्रीडेशन कर रहा है। और अगर लाइट प्रेजेंट है तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट चाहिए। एनसीईआरटी कहता है कि इसमें हायर प्लांट जैसे पिगमेंट मिलते हैं। कैसे आंसर बनेगा? या तो ये लाइन आएगी बिल्कुल सीधी एनसीईआरटी की लिखी हुई, पिगमेंट्स सिमिलर टू हायर प्लांट्स, एनसीईआरटी की लाइन है ये। या फिर जो एनसीईआरटी नहीं लिखता है उस पर जाएगा तो कॉम्बिनेशन किसका? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, CHL लिखता हूं तो शॉर्ट में क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कॉम्बिनेशन है हायर प्लांट का। ये हमें यहां पर यूग्लिनोफाइटा के मेंबर्स में देखने के लिए मिल रहा है। आगे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो ग्रीन एल्गी में भी मिलेगा और हायर प्लांट में भी मिलेगा। तो हायर प्लांट में तो ये कॉम्बिनेशन है ही। आप देखो जरा, डायटम में कॉम्बिनेशन क्या था? क्लोरोफिल ए के साथ था क्लोरोफिल सी। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी क्या था? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, पिछले डिस्कशन में हमारे। लेकिन अब क्लोरोफिल ए के साथ क्या आ गया? क्लोरोफिल बी। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पिगमेंट्स सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो एनसीईआरटी की भी अगेन हमने लैंग्वेज यूज की है और वो कॉम्बिनेशन भी यहां पर मेंशन किया है। तो ये बात पक्की दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इसमें दो प्रकार का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। अब टर्म लेकर आएगा आपके सामने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक दो प्रकार का न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब है दे आर बोथ फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। कंडीशन पहले ही बता दी, किस कंडीशन में क्या बिहेवियर आ रहा है। तो या तो पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट दिखेगा या टर्म दिखेगा मिक्सोट्रॉफिक।
मतलब मिक्सचर है ये दोनों का, मिक्सोट्रॉफिक टर्म बना है। ट्रॉफिक टर्म इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, और मिक्सो वर्ड आया किससे रिलेटेड, इन दोनों के मिक्सचर से, कॉम्बिनेशन से। तो मिक्सोट्रॉफिक जो है एक कंबाइंड न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। यहां पर आप देखेंगे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटिस्टा में रखा, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखता है, कंडीशन बता दी, एनसीईआरटी की लाइन मेंशन कर दी पिगमेंट्स के बारे में। फिर इसके बारे में जब हमने कहा कि एनसीईआरटी ने थ्योरेटिकल पॉइंट दिया, उसको हम थोड़ा विजुअलाइज भी करेंगे। उसका जो मेन मेंबर है वो है यूग्लिना। यूग्लिना जिसके आधार पर यह डिवीजन बना यूग्लिनोफाइटा, उसी के बारे में जानकारी। ये एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जिसमें मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही, बिल्कुल मेम्ब्रेन से सटी हुई, बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा, एक प्रोटीन कवरिंग होगी, जो प्रोटीन कवरिंग कहलाती है पेलिकल। इसका मतलब इसमें कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है, पहले ही मना करके आया हूं, रिजिड सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने के कारण ही तो इसमें एनिमल वाली प्रॉपर्टी आ रही थी। तो क्या आपको रिजिड सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं। कवरिंग क्या कहलाएगी? यूग्लिना की कवरिंग क्या कहलाती है? पेलिकल। पहला ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछा जाता है, सेल वॉल ना होने वाला सवाल, पेलिकल प्रेजेंट होने वाला। फिर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, यस। यूकैरियोट है, यस। अगर यूकैरियोट है और फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्यों दोनों को जोड़कर बोलता हूं? बहुत पहले समझाया है। अगर प्रोकैरियोट था, बैक्टीरिया था, फोटोसिंथेसिस करता था, तो क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट था? ना, उसमें था क्रोमेटोफोर। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट। ये प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। भोजन तैयार करेगा फोटोसिंथेसिस से, स्टोर्ड फूड होगा? बिल्कुल नहीं। किस फॉर्म में? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, जैसे स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड है। आप डेली लाइफ में पढ़ते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंपल शुगर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है एक, लेकिन मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिलकर बड़ा पॉलीमर बन जाए, वो कॉम्प्लेक्स शुगर है। पॉली, पॉली मतलब मल्टीपल, मल्टीपल शुगर यूनिट्स जुड़कर जो बड़ा कॉम्प्लेक्स शुगर बने, वही क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड का स्टोरेज आ गया। ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड, एन लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। बार बार हैप्लॉइड का मीनिंग समझा चुका हूं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन हैप्लॉइड। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादातर एडवांस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने के लिए मिलता है, उसको लिखते हैं 2n। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बार बार आपको साबित होता दिखेगा। यूकैरियोट के सब फीचर दिख रहे हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर। फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जाकर थोड़ी जूलॉजी से भी कनेक्ट होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर सवाल बनता है। इसका काम है ओस्मो रेगुलेशन, इसका काम है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन शब्द का अर्थ है सेल के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जो एक ही सेल की बनी हुई है, वाटर और सॉल्ट कंटेंट के अमाउंट को रेगुलेट करना, यह ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वाटर एंड सॉल्ट का जो अमाउंट है वो कंट्रोल करना, एक्सेस होगा तो उसको बाहर रिलीज करना, ये काम है एक वैक्यूल का, जो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये आप फ्लैजिलम इसके अंदर देख रहे हैं। ओरिजिनेट होते हुए दो फ्लैजिला नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में बाहर जो बड़ी ग्रोथ होती है वो एक फ्लैजिलम की होती है। तो आप देख रहे हैं यहां से इसकी एक कैविटी होती है, यहाँ एक माउथ लाइक कैविटी है, जिससे ये दो फ्लैजिलम जैसे स्ट्रक्चर आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फंक्शनल जो फ्लैजिलम है वो एक ही होता है। और इसके अंदर फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स भी होते हैं, और ये जो आई स्पॉट होता है ये भी लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, जो किधर से लाइट आ रही है ये बताने की क्षमता रखता है। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन, पहले यहाँ डायग्राम से इस इंफॉर्मेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या थ्योरेटिकल पॉइंट हो सकते हैं, ज्यादातर मैंने एक्सप्लेन कर दिए पहले ही, फिर भी मैंने एक जगह पर ये थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे हैं
ताकि आप इनको एक बार देख लें, ध्यान से इसको रिवाइज करें, कि एक बार आप उसको रोक के भी देखें कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या डायग्राम की और इसकी। तो सेल वॉल एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, डायग्राम में अलग से दिखती नहीं है, वो पेलिकल के साथ सटी हुई होती है, विच इज कवर्ड बाय पेलिकल, पेलिकल कवर्ड होती है। पेलिकल किस चीज की बनी हुई है? पेलिकल बनी हुई है प्रोटीन्स की। यह सवाल पूछा जा सकता है। पेलिकल एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल जितना रिजिड तो नहीं है, पर फिर भी मेम्ब्रेन को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैंने कहा इसमें दो फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं, इसके एंटीरियर मतलब सामने वाले भाग से, ये भाग एंटीरियर है, इसका माउथ जैसे स्ट्रक्चर कैविटी वाली साइड का भाग ये एंटीरियर है, मतलब सामने का भाग है, और ये पीछे का भाग है, पोस्टीरियर पार्ट है, जिधर से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये जो साइड है ये एंटीरियर साइड है। इस साइड से दो फ्लैजिला कैविटी में से ओरिजिनेट होते हुए नजर आएंगे, यही यहां पर मेंशन किया है। लेकिन एक ही फ्लैजिला फंक्शनल होता है, सिंगल फ्लैजिलम इज फंक्शनल, एक ही फ्लैजिलम फंक्शनल होगा। ये बहुत माइक्रो डिटेल है, इतनी माइक्रो में क्वेश्चन मुश्किल से जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो डायग्राम भी बहुत ऐसा दिया है जो दिखने से कुछ समझ में भी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा हमने उसको ड्रॉ किया है तो हमें दिखे। तो मेन पॉइंट देता है, उसमें से मेन पॉइंट याद करने के पक्का, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सेल वॉल एब्सेंट, पेलिकल किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन्स की। और मेन थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे, दो फ्लैजिला ओरिजिनेट होंगे, फंक्शनल एक होगा। फिर उसके बाद पॉइंट आ गया यहाँ पर हमारा आई स्पॉट का रोल बता दिया, ये लाइट सेंसिटिव है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं फ्रेश वाटर लेक्स में। फ्रेश वाटर जब लेक हम कहते हैं तो फ्रेश वाटर कहने का ये मतलब नहीं होता कि हमने तालाब बिस्लरी के पानी से भरा है। फ्रेश वाटर कहने का मतलब है कि वो सॉल्टी वाटर नहीं है। मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर लेक्स में, मतलब जो सामान्य सादे पानी के तालाब होते हैं उनमें पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाने की संभावना कम है। हाँ, इनमें से कुछ ऐसे जरूर है जो ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। ब्रैकिश वर्ड यूज होता है किसके लिए? ये इंटरमीडिएट कंडीशन होती है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के बीच में। सो इंटरमीडिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर इज कॉल्ड फ्रेश ब्रैकिश वाटर। उसमें भी मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खारे में तो मिलेंगे नहीं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, या फिर ब्रैकिश वाटर में कुछ मेंबर्स हैं जो मिल सकते हैं। अब ये पॉइंट आया, इस पर अलग से सवाल बनता है जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये बनता आपको कई सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपके सामने पूरी स्टोरी। क्या प्लांट के फीचर थे? यस। एनिमल के फीचर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। तो यूग्लिना जो है ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच में। पूरे फीचर, पॉइंट तब लिया है जब पहले पूरे फीचर समझा दिए। खूब ध्यान से देख लो, कोई एक पॉइंट भी बचना नहीं चाहिए कि नजर से ये बच गया, सवाल गलत हो गया, वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक्यूरेसी आनी चाहिए बिल्कुल। छोटे छोटे पॉइंट से सवाल बनते हैं, एकदम बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है, बट एक्यूरेसी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी जो वैल्यू है वो इस बात की है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बारी में ये एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे कि आप 11th क्लास में रहते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के आंसर दें ना, आप 11th का ही आंसर दे लो, लेकिन आपके लेवल का सवाल पूछेंगे, बट मिस्टेक नहीं चाहिए। आंसर एक्यूरेसी से आना चाहिए, नहीं तो फिर वो माइनस करते करते नुकसान पहुंचाता है। ये सिंपल पॉइंट्स यहां पर आ गए हमारे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ गया हमारा यहाँ स्लाइम मोल्ड्स का। उसमें जाने से पहले वापस आपसे यूग्लिना की बात जरूर करूंगा, क्या क्या पॉइंट है उसके पॉइंट्स को दिमाग में रखना। अगर कोई आपसे पूछेगा कनेक्टिंग लिंक, यस आंसर करना पहले। फिर उसके बाद कारण पूछेगा तो आंसर आना चाहिए। दोनों के फीचर है, प्लांट का फीचर क्या? फोटोसिंथेसिस। एनिमल का फीचर क्या? सेल वॉल एब्सेंट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट हो सकता है, यस। कंडीशन दोनों बता दी। दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, टर्म याद करो, मिक्सोट्रॉफिक। दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन था, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला था। सेल वॉल नहीं है, लेकिन क्या मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए कोई लेयर थी? पेलिकल लेयर नाम आया था, और इनके पाए जाने की कंडीशन ये बता दी। ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके यूग्लिनोफाइटा के बारे में, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर उसके बाद
अगला जो ग्रुप है प्रोटिस्टा में, वो ग्रुप कहलाता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स MOULDS लिखे या MOLDS लिखे, वो सेम मीनिंग है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही मीनिंग है, दोनों प्रकार की स्पेलिंग्स यूज होती हैं, MOULDS या MOLDS, दे आर सेम टर्म। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। जब हम कहते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। सैप्रोफाइट टर्म पहले से उपयोग करता आ रहा हूं। डेड डिकेइंग मटेरियल को, गले सड़े मटेरियल के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करे, वही क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट कहलाते हैं। दे रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज होते हुए जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करना, जो अक्सर आपको फंजाई में देखने के लिए मिलता है। 5 किंगडम का जब नाम लिया था तब भी ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। रिसीव न्यूट्रिशन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करें, यही सैप्रोफाइट कहलाएंगे। सैप्रोफिटिक कहे या सैप्रोफाइट, वो सेम टर्म है। तो ये बात सबसे पहले लिखा, एनसीईआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन के लिए भी महत्वपूर्ण है जी। किस लिए? कनेक्शन जाएगा यहां, फॉल्स फंजाई। फॉल्स फंजाई आपसे पूछता है, क्यों कहा जी फॉल्स फंजाई? फंजाई तो नहीं है, ये है तो प्रोटिस्ट, लेकिन क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन का जो मोड है वो फंजाई के जैसा है, इसलिए ये फॉल्स फंजाई भी कहलाते हैं। तो अगर कोई कहेगा फॉल्स फंजाई कौन है? स्लाइम मोल्ड्स हैं, या ऐसे प्रोटिस्ट दिन में जिसमें फंजाई के कुछ फीचर हैं, वो बताओ, स्लाइम मोल्ड्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? डायग्राम दिखा के भी समझाऊंगा, पहले टर्म पे ध्यान देना है। बेशक से एनसीईआरटी ने पिक्चर नहीं दी है, मैं लूंगा उसको, बिल्कुल पूरा क्लियरली उसको डिस्कस करके चलूंगा, लेकिन पहले बेसिक टर्म दिमाग में बैठाना है कि स्लाइम मोल्ड फंजाई की तरह न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। इसी कारण से ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, पर फॉल्स फंजाई भी कहलाते हैं। अब इनके नाम में ये स्लाइम शब्द क्यों आया? बहुत सारे स्टूडेंट पहचानते हैं कि स्लाइमी मटेरियल क्या होता है। थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर जो ना तो पूरी तरह से बहने वाला फ्लूइड है और ना पूरी तरह रिजिड है, कुछ जेल टाइप मटेरियल, उसी को आप क्या कहते हैं? स्लाइम बोलते हैं, स्लाइमी मटेरियल। तो इसमें स्लाइमी मटेरियल कहां से आ गया? ये स्लाइमी मास बनाते हैं अपने वेजिटेटिव फेज में, अपने ग्रोथ के समय, सामान्य ग्रोथ के समय ये एक स्लाइमी मास बनाते हैं, जो जिसके कारण ये स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं। ये कारण है इनके स्लाइम मोल्ड कहलाने का। अब वो स्लाइमी मास क्या है, जरा मैंने कहा डायग्राम सहित भी लूंगा, मुझे दिमाग में इमेज चाहिए आपके। तो अब दिमाग में इमेज कहने का क्या मतलब? एनसीईआरटी लिखता है, पहले पॉइंट थ्योरेटिकल ले ले जरा। देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग देम, ये एनसीईआरटी का पॉइंट। एनसीईआरटी कहता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो मिट्टी पर इधर उधर फैले हुए जो टहनी है, जो ट्विग्स है, टहनी है, और पत्तियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, उन टहनियों और पत्तियों को अपने अंदर समेटते हुए ये उनको डिके करते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ छोटा सा ये डायग्राम रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि इसमें ये टहनियां, ये पत्तियां इधर उधर फैली हुई हैं, इनके ऊपर ये एक जेल लाइक मटेरियल इधर उधर जहां भी उसको मौका मिल रहा है इन पत्तियों के साथ इधर उधर फैला हुआ है। तो ये जो मटेरियल इधर उधर फैला हुआ है यही एक स्लाइम मोल्ड है। इस जेल लाइक मटेरियल
को ही हम क्या कह रहे हैं, स्लाइमी मास बोल रहे हैं, जो पत्तियों टहनियों को अपने अंदर समेटते हुए उनका डिकम्पोजिशन कर रहा है, उनको डिके कर रहा है। यही क्या कहला रहा है, यही कहला रहा है स्लाइम मोल्ड, ये स्ट्रक्चर। अब यहां मैंने लिखा भी है स्लाइमी मास है ये, और ये इधर उधर फैली हुई जो ब्राउनिश कलर से बनाई है, ये टहनियां और पत्तियां इधर उधर फैली हुई हैं जो गिर गई हैं, पेड़ों से सूख रही हैं, और ये स्लाइम मोल्ड इनको डिकम्पोजिशन करके इनसे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है। जब यहाँ का मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा तो इस पत्ती के ऊपर भी ये स्लाइम मोल्ड फैल जाएगा, आसपास की पत्ती के ऊपर भी फैल जाएगा। इसी को एनसीईआरटी कहता है कि ये मूव करता है इसके ऊपर। तो जब कहता है एनसीईआरटी मूव करता है, तो इसका मतलब जैसे जेल आगे आगे फैलता चला जाए, उसी को बोल रहे हैं मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट का अर्थ ये नहीं कि कोई पांव से चल के जा रहा है, नहीं, जेल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इसी प्रकार की इसकी मूवमेंट होगी। इस प्रकार से ये स्लाइमी मास डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हुए उसको एनगल्फ करता रहता है, और इसी आधार पर नाम आ गया स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड जो शब्द आता है वो फंजाई के लिए है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन जो है वो फंजाई के जैसा है। सो दे आर कॉल्ड स्लाइमी मटेरियल बिहेविंग लाइक फंजाई, सो टर्म इज गिवन स्लाइम मोल्ड। इसलिए टर्म क्या आ गया इनके लिए, स्लाइम मोल्ड आ गया, स्लाइमी मास से बनते हुए। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, ये तो जनरल स्ट्रक्चर आपने पहचान लिया। दो प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स हैं। एक तो स्लाइम मोल्ड वो है जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं, और एक है ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। दोनों का अंतर पहचानेंगे। पहले जो हमने कैटेगरी ली है यहां पर, ये ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की ली है, आसान एकदम। अगेन डायग्राम की सहायता ली है मैंने, यही क्रिटिकल पॉइंट है, तो और आसान बन जाएंगे छोटे छोटे डायग्राम से। ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में एक ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, यही याद रखना है आपको, फाइसेरम। फाइसेरम एक प्रकार के स्लाइम मोल्ड का नाम है जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की कैटेगरी में आता है। ये जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्लाज्मोडियम। ये स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिनोसिटिक होता है। सभी टर्म इंपॉर्टेंट है, बार बार समझाऊंगा। सिनोसिटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर डायग्राम से समझाया, एक एक स्टेप लेंगे। ये एक सेल अगर सपोज पहले इसमें डिवीजन हुई न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, लेकिन क्या बीच में वॉल बनी ना, आप देख लो वॉल नहीं बनी। एक न्यूक्लियस से दो, दो से चार न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, पर उसके बाद कोई बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। फिर 4 से 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 से 16 न्यूक्लियस हो गए। एक ही प्रोटोप्लाज्मिक मास के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाए ड्यू टू मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हो और उसके बाद वॉल फॉर्मेशन ना हो, इस कारण से जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा सिनोसाइट, वो कहलाएगा सिनोसाइट। और इसी प्रकार के स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ये जो मल्टी न्यूक्लिएट मास बन गया, और एक्सप्लेन किया, यहां पर इनके बीच में आप देख रहे हैं वॉल नहीं है, वॉल लेस है, फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल डिविजन्स विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के मल्टीपल डिवीजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वही प्लाज्मोडियम या सिनोसाइट कहलाएगा। तो इसका मतलब आप एक एक पॉइंट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे। ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की प्रॉपर्टी, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेल वॉल इन बिटवीन दीज मल्टीपल न्यूक्लियाई। इन मल्टीपल न्यूक्लियाई के बीच में और इवन इनकी सराउंडिंग में इस समय कोई सेल वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इस प्रकार की जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है वही प्लाज्मोडियम कहलाती है। टेक्निकली इसका नाम सिनोसाइट। अब यहां एक पॉइंट बोलूंगा, ये मैंने जो मीनिंग लिखा है सिनोसाइट, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है जी, लेकिन सेल डिवीजन के पॉइंट को समझाते हुए एनसीईआरटी ने एक जगह लिख दिया
कि इस प्रकार की मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनसाइटियम कहते हैं, वो पॉइंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको दिल पे नहीं लेंगे। कभी कभी टेक्स्ट बुक से भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो सकती है, तो आपके सामने जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ है। मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स हों और उसके साथ साथ वॉल फॉर्मेशन ना हो, इससे जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी वो क्या कहलाएगी? सिनोसाइट कहलाएगी। दो अलग अलग कंडीशंस हैं। सेल डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएट बने एक परिस्थिति, और मल्टीपल सेल के फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएट बने अलग परिस्थिति। मल्टीपल सेल के फ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ, मल्टीपल सेल का फ्यूजन होता, अलग अलग सेल आकर जुड़ते, उससे मल्टी न्यूक्लिएट बनता, तब सिनसाइटियम कहलाता। लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सिनोसाइट का डिस्कशन है, वही लिखा है, वही समझाया है, वही डायग्राम से लिया है, तो ये एक्यूरेट लिखा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ बच्चा क्या करता है, इस चैप्टर में तो नहीं है कहीं भी, सेल डिवीजन के चैप्टर से डाउट लाता है कि सर आपने जो यहाँ पर ये मेंशन किया था कि ये सेल डिवीजन में तो एनसीईआरटी ने कुछ और लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी क्या है, कई बार पूरा एक्सप्लेन ही नहीं करता, उसने ये टर्म दिया ही नहीं, तो उसने एक टर्म में सारी कहानी कवर कर ली। इसलिए मैंने कहा कि उसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना, ये एक्यूरेट लिखा हुआ है। अब आप देख लो, ए सेलुलर क्यों कहा? क्योंकि ये तो सेल्स में डिवाइड ही नहीं हो रहा। मैंने पहले भी ए सेलुलर का मीनिंग बताया था, जो सेल्स में डिवाइड ना हो। प्रोटोप्लाज्मिक है, प्रोटोप्लाज्म है उसमें, लेकिन वो सेल्स के रूप में डिवाइड नहीं होता, तो क्या कहलाया है? ए सेलुलर मास बन गया, और यही प्लाज्मोडियम कहलाएगा। ऐसे प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर रखने वाले ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल बताओ, फाइसेरम। आप देख लो, इस पॉइंट को, इस बोर्ड के पॉइंट को कवर कर दिया मैंने। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिसमें प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनता हो, उसमें क्या सेल वॉल है? नहीं है। क्या उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है? यस। और इस प्रकार की मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या कहलाती है? सिनोसाइट। ऐसे स्लाइम मोल्ड का नाम बताओ, फाइसेरम। डायग्राम से समझा दिया। माइक्रो लेवल पर जाएगा तो न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉइड है जी, आपके सामने। न्यूक्लियस कैसा है इसका? डिप्लॉइड, 2n है। बार बार समझा चुका हूं, 2 क्लास लगातार से इस पर डिस्कशन चल रहा है। हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रेजेंट है, मतलब डबल सेट है क्रोमोसोम का, तो क्या कहलाता है? डिप्लॉइड। जैसा ह्यूमंस में होता है, अगर हमारा न्यूक्लियस देखेंगे तो एक सेट मदर से आया, एक सेट फादर से आया, तो हमारे सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी इसके सेल्स भी कैसे हैं? डिप्लॉइड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सेल हैं, सही मीनिंग पहचानना है, उल्टी सीधी कहानी नहीं चलानी है। फिर इसके बाद अगला केस आ गया डिस्कशन में, ये एनसीईआरटी का पॉइंट आया। फिर ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, डायग्राम सहित समझाई कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वाला जो प्लाज्मोडियम है वो कैसी कंडीशन में बनेगा? फेवरेबल कंडीशन में। क्योंकि इतने मल्टीपल डिविजन्स कब अलाउ होंगे? जब कंडीशन कैसी होगी? फेवरेबल होगी। बिल्कुल डायरेक्ट याद रखने वाला पॉइंट, और आसान मैंने लॉजिक दिया कि ऐसे मल्टीपल डिविजन्स कब अलाउ होंगे? जब कंडीशंस कैसी होगी? फेवरेबल। अब उल्टे पॉइंट पर आ गए, यदि कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो इस प्रकार की और फर्दर ग्रोथ अलाउ नहीं होगी। अब यहां पर बदलाव आएगा, और अनफेवरेबल कंडीशन आने पर प्लाज्मोडियम के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसी को क्या बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएट हो गया। और उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स में मेन जो पार्ट है वो क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज है। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एक्टिविटी चलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिससे बनेंगे क्या? स्पोर्स उनके टिप्स में। डायग्राम पहले कवर करता हूं, फिर इसकी थ्योरी दोबारा कवर करूंगा। डायग्राम यहां अगले पेज पर मैंने लिया है, ये जरा ध्यान से देखेंगे। यहां से मैं स्टार्ट हुआ, ये आपको जो पहले स्ट्रक्चर बताया वो फीडिंग प्लाज्मोडियम था। लकड़ी पत्तों के ऊपर फैलता हुआ स्लाइमी मास क्या है? वो फीडिंग प्लाज्मोडियम है। लेकिन अब उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में मैच्योरेशन आना शुरू हो गया। डिफरेंशिएशन होना मतलब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना, मतलब मैच्योरेशन आना। ये मैच्योरेशन आना शुरू हुआ और ये इसके अंदर यंग स्पोरेंजियम बनने शुरू हुए। यही है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है ये? फ्रूटिंग बॉडीज है।
ये ऊपर इनकी ग्रोथ आनी शुरू हुई। ये स्टॉक के ऊपर प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर से इनके अंदर ये यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर मियोसिस हुआ। ये मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर क्या एक्टिविटी चली, मियोसिस की। इसका मतलब इस फीडिंग प्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस थे वो कैसे थे, 2n, ये लिखा हुआ है इधर भी 2n। आप देख लो, मैंने पहले से समझाया हुआ है कि अंदर न्यूक्लियस कैसे हैं, 2n। ये सभी न्यूक्लियस, एक अकेला हो या ये सारे हो, जो भी हो, सब न्यूक्लियस कैसे हैं, 2n। अगले डायग्राम से कंपेयर कर लो। ये डायग्राम जो हमने पियर्सन की बुक से लिया है, बेंजामिन क्यूमिन्स एक रेप्यूटेड बुक है, वहां से लिया है। बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाने के लिए कि जो हम पॉइंट पीछे ले रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट कनेक्ट होते आ रहे हैं बेंजामिन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्ट्रक्चर में पहले से प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है अकेले अकेले, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं फैले हुए हैं इसके अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर, ये कैसे है, 2n। अब इसमें मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन हुआ, ये स्पोरेंजिया या फ्रूटिंग बॉडी बनने शुरू हुए। अंदर ओरिजिनली जो न्यूक्लियस थे वो कैसे थे, 2n। अब उनमें मियोसिस हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियोसिस हो गया। मियोसिस कब होगा, इसका मतलब ये यहां पर आपको इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल दिखाई गई है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल दिखाई गई है, वो यहाँ साथ में कवर हो रहा है। स्ट्रक्चर के पॉइंट भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी कनेक्ट हो रहा है। मियोसिस हो गया। और साथ में अब इनके साथ क्या हुआ, मियोसिस के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन की एक्टिविटी चली। वॉल फॉर्मेशन होकर क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। स्पोर्स पर एक्चुअल वॉल प्रेजेंट होगी, स्पोर्स पर एक्चुअल वॉल प्रेजेंट होगी। एनसीईआरटी लिखता है ये क्यों इस वॉल फॉर्मेशन को मैं इतना महत्व दे रहा हूं। एनसीईआरटी कहता है कि इसमें पहले तो वॉल नहीं थी, लेकिन जब स्पोर बनेंगे उन पर वॉल होगी और ये वॉल काफी रिजिड हो जाती है और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और लंबे समय तक इनको बचाती है और अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने का काम करती है। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बन गए। सूटेबल कंडीशन में फिर इनका जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन होने पर सूटेबल कंडीशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल की अगली एक्टिविटी आई। ये फ्लैजिलेटेड सेल बन गए जो गैमिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल यहां मेंशन किया गया है जो गैमिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे ये एक जैसे साइज के स्ट्रक्चर के हैं। अगर साइज शेप में सिमिलर प्रकार के सेल्स या गैमिट फ्यूज करें तो क्या क्या लाएगा, आइसोगेमी। पहले समझाया था, आइसोगेमी के माध्यम से फ्यूजन हो गया। सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो गई। सिनगेमी हो गई मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया, जाइगोट। आप देखो यहां पर कलर से समझाया डायग्राम में, ब्लू कलर वाला मैंने ये डार्क से थोड़ी लाइन खींची है, ये लाइन, इसके इधर जितना भाग है वो हैप्लॉइड है और ये इधर जो थोड़ा लाइट कलर में नजर आ रहा है जिस पर मैंने लिखा है 2n, वो क्या है, डिप्लॉइड है। सिनगेमी होते ही जाइगोट बनने से कैसा स्ट्रक्चर शुरू हो गया, 2n, और मियोसिस से क्या शुरू हुआ था, n, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर शुरू हुआ था। इसका मतलब यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल में अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो इधर के हिस्से 2n और ये हिस्से n। n में कौन कौन आ रहे हैं, दो मेन है, एक तो स्पोर्स आ रहे हैं और गैमिट आ रहे हैं। गैमिट तक बहुत जाने के चांस कम है, ज्यादा जो सवाल बनेंगे स्पोर के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बने वो माइटोसिस से या मियोसिस से, ये लिखा आपके सामने, मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन होता है, हाफ कर देता है। पहले क्या था, 2n, अब कैसा हो गया, n, हाफ कर दिया क्रोमोसोम सेट। और हाफ करने का मतलब है, फिर ह्यूमन का एग्जांपल लूंगा, अगर हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस से जब गैमिट बनता है तो गैमिट के अंदर पूरे 46 नहीं जाते, 23। इसका मतलब सही अप्लाई करके देखो, इसके लिए भी यही सत्य होगा। जितने क्रोमोसोम थे 2n में, उसके आधे जाएंगे मियोसिस के बाद, तो एक स्पोर को आधे मिल गए। किससे रिप्रेजेंट हुए, n से। एकदम आसानी से सवाल बनेगा। तो स्पोर के ही सवाल ज्यादा आने के चांस हैं। क्या पहले सेल वॉल थी, ना, यहां कोई सेल वॉल नहीं है।
इन स्ट्रक्चर्स में कोई सेल वॉल नहीं है, पर क्या अब सेल वॉल मेंशन कर रहा हूं? यस। फिर इसके बाद गैमेट बन गया, स्पोर के बाद फिर सेल वॉल गायब है, फ्यूजन हो गया। वॉल होती तो फ्यूजन कैसे होता, यही तक है बस, ये वॉल की कहानी। वॉल से बाहर निकल गया ये प्रोटोप्लाज्म और इन्होंने गैमेट बना दिए, फ्यूजन हो गया। ऐसे ही बार बार लाइफ साइकिल चलती रहेगी। पीछे थ्योरी का पॉइंट दोबारा देख लो, पूरा डायग्राम समझाया, अब यूं समझ में आएगा एकदम। प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। जो फ्रूटिंग बॉडीज टर्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मामले में ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जिसमें क्या बनेंगे? स्पोर्स। एनसीईआरटी कहता है दीज स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल। पूरा एम्फसाइज करके डायग्राम पर लिख के बताया था अभी। जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये मैनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। नए एरिया में जाने में इन स्पोर्स का डिस्पर्सल किसके द्वारा? विंड के द्वारा। छोटा पॉइंट है लेकिन क्यों लिखा मैंने? एनसीईआरटी ने दिया जी, तो उसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो आप देख लो जितनी स्टोरी यहां ये एनसीईआरटी ने लिखी है, मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम लिया है। दोनों को पूरा कनेक्ट किया है। डायग्राम को देख लेंगे और थ्योरी का पॉइंट। अगला पॉइंट आ गया फिर डिस्कशन में, ए सेलुलर के ही ज्यादा सवाल आते हैं जी। एनसीईआरटी तो अलग अलग डिवाइड करके नाम भी नहीं लेता, ये तो हमने उसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया। अगला नंबर आ गया स्लाइम मोल्ड्स में सेलुलर का। ए सेलुलर कौन थे? जिनमें मल्टी न्यूक्लिएट मास था। सेलुलर कौन होंगे? जिनकी बॉडी सेल्स में डिवाइड हो जाए, वो सेलुलर है। जिनकी बॉडी सेल में डिवाइड ना हो, अलग अलग सेल अलग अलग दिखे नहीं, सब आपस में मिक्स हो रहे हो, वो ए सेलुलर थे। यहां सेल होंगे अलग अलग। कैसे होंगे? मीनिंग लिखा सबसे पहले। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी वॉल लेस एमीबा लाइक सेल्स। इनकी बॉडी में बिना वॉल के मल्टीपल सेल्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में मेम्ब्रेन है। उनके बीच में अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से सेल अलग अलग है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट मास नहीं है। हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है। हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है। दे आर फाउंड इन ग्रुप्स। ये सेल इकट्ठे ग्रुप में पाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है ना हर सेल की। ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में मेम्ब्रेन ही ना हो। पिछले स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन ही नहीं था, बट दे आर नॉट फ्यूज्ड। इकट्ठे जरूर हैं, लेकिन ये सेल आपस में फ्यूज्ड नहीं है। आप खुद जजमेंट लेंगे, मैं दिखाता हूं आपको दोनों डायग्राम। आपको ये अंतर पहचानना है। ये था मल्टी न्यूक्लिएट मास। इसमें न्यूक्लियस जो है उनके बीच बीच में मेम्ब्रेन का सेपरेशन नजर नहीं आएगा। यही मल्टी न्यूक्लिएट मास प्लाज्मोडियम कहलाता था, और ये प्रॉपर्टी है किसकी? ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की। जबकि यहां आप देखेंगे तो किसी एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, आपस में गुच्छा जरूर बना हुआ सेल का, लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन्ड है सेल्स की। तो ये स्लाइम मोल्ड है जरूर, उनके जैसा बिहेवियर है, न्यूट्रिशन है, प्रोटिस्टा के मेंबर है, बट दे आर सेलुलर। दे आर सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। और अंतर देखो ध्यान से, अगर आपने डायग्राम पे ध्यान दिया हो, यूं एकदम शार्प। यहां क्या लिखा है न्यूक्लियस पे? एन, हैप्लॉइड। यहां क्या लिखा है न्यूक्लियस पर? 2n, डिप्लॉइड। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी डिप्लॉइड होती है, जबकि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। मतलब ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। ये लाइफ साइकिल का अंतर है, ये माइक्रो अंतर है। बढ़िया एग्जामिनर होगा तो वो इस सवाल को टारगेट करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहां पॉइंट आ गया, एवरी सेल हैज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अलग से लिखा भी है, डायग्राम पे भी दिखाया है। हर सेल के पास क्या है? अपना अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो एमीबा लाइक सेल्स एक गुच्छे में प्रेजेंट है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? यह कहलाता है मिक्स अमीबा। मतलब बहुत सारे अमीबा मिक्स कर दिए, जोड़ दिए।
इकट्ठा ग्रुप ऑफ अमीबा, मिक्स अमीबा, या एक नाम स्यूडोप्लाज्मोडियम। गुच्छे में न्यूक्लियस एक साथ हो एक ही मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मोडियम। गुच्छे में न्यूक्लियस एक सेल के अंदर एक ही हो पर गुच्छा हो, स्यूडोप्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसमें था? ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में। स्यूडोप्लाज्मोडियम किसमें है? सेलुलर स्लाइम मोल्ड में। यही सब सवाल काम के हैं। और यही स्यूडोप्लाज्मोडियम क्या कहलाता है? मिक्स अमीबा। छोटे से एग्जाम्पल आ गए, 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि यहां पर हमने मेंशन किए हैं। एक तो ये सबसे प्रोमिनेंट डिक्टोस्टेलियम, और यहां पर एसाइटोस्टेलियम भी आपसे पूछ सकता है, पर ज्यादा चांस डिक्टो के ही है। डिक्टोस्टेलियम भी याद रहेगा तो आपका सवाल बन जाएगा। तो इसका मतलब सबसे जो प्रोमिनेंट है वो डिक्टोस्टेलियम इस कैटेगरी में आता है स्लाइम मोल्ड की। और उधर क्या था एक मेन एग्जांपल? फाइसेरम। और यहां पर फिर एक और एक्स्ट्रा जो पॉइंट लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के स्लाइम मोल्ड में हो सकता है। अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? इसमें भी स्पोर बनेंगे, लेकिन ये स्पोर किसके माध्यम से बनेंगे? माइटोसिस। अभी पहले जब स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम लिया था तो उसमें क्या किया था? मियोसिस। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस था। अगर स्पोरेंजिया जैसे स्ट्रक्चर बने और माइटोसिस के माध्यम से स्पोर बन जाए, देन इट वुड बी कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस के माध्यम से स्पोर बने तो सेक्सुअल स्पोर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना मियोसिस के सामान्य माइटोटिक डिवीजन से अगर स्पोर्स बन गए तो वो क्या कहलाएंगे? वो माइटोटिक डिवीजन से बने हुए माइटोटिक स्पोर कहलाएंगे या एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाएंगे। मेन जो पॉइंट है वो कंपैरिजन के हैं। कंपैरिजन चलाएंगे। डायग्राम आपके सामने, डायग्राम को फिर रखा, क्या क्या क्वेश्चंस है वो सवाल करते जाएंगे। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में न्यूक्लियस, बिना देखे आंसर करना है। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में न्यूक्लियस डिप्लॉइड, हैप्लॉइड? डिप्लॉइड, जबकि सेलुलर में हैप्लॉइड। ए सेलुलर की पहचान मल्टी न्यूक्लिएट मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सेलुलर की पहचान सेल का गुच्छा है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है। ए सेलुलर में ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, उनके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स। किससे? मियोसिस से। और फिर ये एक्टिविटी हुई। क्या ए सेलुलर की बॉडी में सेल वॉल होती है? ना। क्या ए सेलुलर के स्पोर में सेल वॉल होती है? यस। आपसे बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में वो स्टेज बताओ जिसमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है, जो मैंने थ्योरेटिकली भी लिखा था, जहां पर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। और वो जो स्टेज कहलाएगी वो स्टेज ये यहां पर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है, ये हाईलाइट किया था। ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है किसमें? स्पोर्ट्स में। डिस्पर्जन लिख दिया, एकदम आसान पॉइंट हो गया। तो ये सारी कहानी हमारी इन दोनों ग्रुप्स की, यूग्लिनॉइड्स की भी आ गई और स्लाइम मोल्ड्स की भी आ गई। फुल डिटेल दिया है। एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ हैं, उनको भी यूज करेंगे। जो स्टोरी मैंने सुनाई है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। स्लाइम मोल्ड पे खूब ध्यान देंगे। स्लाइम मोल्ड में से सवाल आएगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, थोड़ा संभल के चलना है। बनेंगे आपसे, कुछ छोड़ा ऐसा नहीं है जो आपके सामने सवाल आके सॉल्व नहीं हो। कोई भी इधर उधर से आप सवाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। Another group in Protista is protozoans। जो प्रोटोजोन्स है इसका ज्यादा डिटेल तो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, पर एनसीईआरटी ने यहां पर भी प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी दी है। अगेन आई से लार्जर डिटेल्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ की बड़ी डिटेल आप पढ़ेंगे जूलॉजी में। एनिमल किंगडम में ज्यादा डिटेल आएगा। मैं उसका थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर
कनेक्ट करके छोड़ूंगा ताकि उधर आप इसको समझ सकें। बॉटनी वाले हिस्से में, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में इसका ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं, जूलॉजी में आप इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स वाले जो ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें एनिमल्स के फीचर प्रेजेंट है। इनके अंदर आप देखेंगे, डिटेल में जाएंगे तो कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होती है। एनिमल वाले फीचर हैं, ये ऑलवेज हेट्रोट्रॉफ्स है, या तो ये प्रीडेटर्स के रूप में रहते हैं या फिर पैरासाइट्स। प्रीडेटर कौन है? जो दूसरे को मार के खाए, वो प्रीडेटर है। अब ये इतने बड़े एनिमल तो कोई टाइगर लायन तो है नहीं है, ये खुद ही सिंगल सेल के बने हुए हैं। तो किसको मार के खा रहे हैं? ये दूसरे माइक्रोब्स को मार के खा रहे हैं। किल एंड ईट अदर, दूसरे को मार के खाना। पर यहां जब मैं लिखता हूं दूसरे को मार के खाना, प्रीडेटर का मीनिंग तो यही है, बट ब्रैकेट में मैंने नीचे क्या मेंशन किया है? माइक्रोब्स। एनसीईआरटी लिखता है दे बिहेव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो यहां बच्चों का डाउट आता है कि सर ये प्रीडेटर का क्या मतलब हुआ? प्रीडेटर तो हमने पहले पढ़ा था, टाइगर लायन जैसे प्रीडेटर होते, तो ये क्या उसकी तरह प्रीडेटर है? ये उतना बड़ा प्रीडेटर नहीं है, ऐसे बड़े लार्ज एनिमल को नहीं मार रहा है, छोटे माइक्रोब्स को किल करके खा रहा है। इस संदर्भ में एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये भी क्या है? प्रीडेटर है। दूसरा बिहेवियर लिखा पैरासाइट, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहे या उसके ऊपर रहे, इनसाइड और ओवर, उसकी सतह पर रहे या उसके अंदर रहे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई पैरासाइट आकर सरवाइव कर सकते हैं, हमें डिजीज भी कर सकते हैं, वो पैरासाइट है। और वहां से क्या प्राप्त करें? न्यूट्रिशन प्राप्त करें। आप ध्यान करना अंतर, मैंने यहां वर्ड लिखा था किल, अभी मार के खा जाना प्रीडेशन है। पैरासाइट की वजह से ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के प्रभाव से मर तो सकता है, पर पैरासाइट तुरंत नहीं मारता है अपने होस्ट को, वो वहां से धीरे धीरे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है, उसकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता रहता है। ये पैरासिटिक बिहेवियर है। फिर आगे एनसीईआरटी कहता है कि 4 मेजर ग्रुप्स है प्रोटोजोन्स के अंदर। सबसे पहला जो ग्रुप आ जाता है वो आता है एमीबॉइड पैरासाइट्स का। नाम से पता चलेगा ये अमीबा जैसे पैरासाइट है, और इसमें 2 मेन एग्जांपल लिए, अमीबा एंड एंटमीबा। आप नोटिस करेंगे मैंने सबसे पहले बोल दिया, डिटेल नहीं है। क्यों नहीं है? आप पढ़ेंगे जूलॉजी में। मैं केवल इसका प्रोटोजोन वाले हिस्से का इंट्रोडक्शन देकर कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि इसका नाम नहीं आया, कहां गया, आएगा डिटेल जूलॉजी में। प्रोटोजोन्स में 4 ग्रुप, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, जैसे अमीबा एंड एंटमीबा। फिर उसके बाद नाम लिया एनसीईआरटी ने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। उसमें एग्जांपल देता है एनसीईआरटी ट्रिपेनोसोमा का। जो ट्रिपेनोसोमा है, जो एक डिजीज भी कॉज करता है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस डिजीज बोलते हैं, ये ट्रिपेनोसोमा नामक पैरासाइट के द्वारा कॉज की जाती है, जो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है और ये डिजीज कॉज करता है। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद सीलिएटेड, छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए होते हैं। उसमें आप छोटी क्लास से एक डायग्राम देखते आ रहे हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है। और आखिरी चौथी कैटेगरी स्पोरोजोन्स की, जिसमें मलेरिया वाला पैरासाइट आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम लेते ही बच्चे के दिमाग में डाउट, अरे प्लाज्मोडियम का नाम तो स्लाइमोल्ड में भी लिया था। ऑर्गेनिज्म का नाम प्लाज्मोडियम होने में और किसी स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहने में अंतर है। अब हम ये नहीं कह रहे कि इसका स्ट्रक्चर मल्टीन्यूक्लिएट होने की वजह से प्लाज्मोडियम कहलाता है ना, इसका तो नाम ही प्लाज्मोडियम है। नेम उसका जो जीनस है, जैसे आप कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहने का मतलब उसके जीनस का नाम, ये कोई कॉमन टर्म नहीं है, उसके जीनस का नाम ही क्या है? प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया कॉज करने वाला इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। तो किसी को स्ट्रक्चरल अपीयरेंस के आधार पर, मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के आधार पर प्लाज्मोडियम कहना स्लाइम मोल्ड को, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। किसी का जीनस का नाम प्लाज्मोडियम होना, ये अलग पॉइंट है। वहां तो जीनस का नाम क्या था उसका, याद करो, फाइसेरम, उसके जीनस का नाम प्लाज्मोडियम थोड़ी था,
उसका नाम बताया था एसेलुलर का फाइसेरम, लेकिन यहाँ तो नाम ही क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो दो अलग अलग बातें हैं, मिक्स नहीं करना है। आप देख लो इसमें, तो इसका मतलब 4 ग्रुप हो गए, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, फिर यहाँ पर सिलिएटेड और ये स्पोरोजोन्स, 4 ग्रुप। एनसीईआरटी ने नाम लिए पर मैंने उनकी डिटेल नहीं डिस्कस की, कारण आई अगेन रिपीट, you will study details of protozoans in your zoology syllabus, और इसके साथ हमारा प्रोटिस्टा वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। दिस कंप्लीट्स आवर प्रोटिस्टा सेगमेंट।